तो बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं JEE नीट और आइदर CBSE, तो आपके पास मोल कॉन्सेप्ट से फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और मोल कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा तभी आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। केमिस्ट्री में दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, वन इज मोल कॉन्सेप्ट, अनदर वन इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। दोनों की अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, लेकिन ये सिलेबस में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में सिखाऊंगा और बाद में दोनों को रिलेट कर दूंगा। फिलहाल समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। बेटा अगर मैं इसकी जरूरत की बात करूं कि केमिस्ट्री में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो केमिस्ट्री में एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल को आप उठाकर ले आइए, तो आप कहेंगे सर वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल को मैं कैसे उठाऊं, वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि वाटर का सिंगल मॉलिक्यूल तो यहाँ पर मॉइस्चर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 18 ग्राम वाटर अगर आप वजन कर लें तो वो 1 मोल हो जाएगा, और उस मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर। मैं सिखाऊंगा, सभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे मान लीजिए रेत पड़ा हुआ है बहुत सारा, और मैं आपसे कहता हूं कि सैंड के सिंगल पार्टिकल को उठाओ और इसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में डालो और सारा डाटा मुझे दो। तो आप कहोगे सर बहुत मुश्किल है सैंड के सिंगल पार्टिकल को उठाकर डाटा लेना, क्या मैं एक मुट्ठी रेत को ले सकता हूं सो दैट इट विल बी इजी टू हैंडल। सेम वे में मोल कॉन्सेप्ट में सिंगल एटम, मैं आपसे बोलूं कार्बन का सिंगल एटम उठाकर लेकर आओ, तो बेटा कार्बन का सिंगल एटम तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप 12 ग्राम कार्बन वजन कर लेंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल कार्बन, और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर। मैं सब सिखाने वाला हूं, मैंने अभी फिलहाल जरूरत पर बात की है, राइट। अब देखिए, मान लीजिए, समझिए एटम, एटम का स्ट्रक्चर आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। मान लीजिए मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन एटम, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका एटॉमिक मास है 12। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली एटॉमिक मास अगर आपसे पूछा जाए, एटॉमिक मास में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं इसमें 6 प्रोटॉन है तो अंडरस्टूड है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन है। मतलब अगर मैं न्यूक्लियस में देखूं तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जब मैं मास की बात करता हूं, मास, तो आप अच्छे से जानते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब इतना कम है कि इसका एटॉमिक मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सारा का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आपसे पूछा जाए भी मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये मैंने ग्राम में मेंशन किया है, राइट। आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, तो बेटा ये न्यूट्रॉन, याद रखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा स्लाइटली भारी होता है ना। लेकिन जो डिफरेंस है यहां डेसिमल के बाद 3rd डिजिट में, तो कैलकुलेशन में दोनों को सेम ले लेंगे। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, लेकिन मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो दोनों को हम बराबर लेने वाले हैं। इसको भी ले रहा हूं मैं 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये एक एटॉमिक मास यूनिट हो जाती है, दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर 6 बॉल प्रेजेंट है,
प्रोटॉन की और 6 बॉल प्रेजेंट है किसकी, न्यूट्रॉन की। दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिकली इक्वल है। तो इसका मतलब आपके न्यूक्लियस का अगर पूछा जाए कि मास ऑफ वन एटम कितना है, तो आप बोलेंगे 12 एटॉमिक मास यूनिट। 12 बॉल पड़ी हुई है, 6 प्रोटॉन की 6 न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, तो आप कहेंगे कि कार्बन के वन एटम का मास है 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये मास ऑफ वन एटम, राइट। इसको तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या मैं ये लिख दूं 12 एटॉमिक मास यूनिट प्रेजेंट है एक एटम में। ये है मास ऑफ वन एटम। मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल डजन के कॉन्सेप्ट के जैसे अप्लाई होता है। डजन का जैसा कॉन्सेप्ट होता है। डजन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डजन में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 12। एक नंबर है, 1 डजन रिप्रेजेंट 12, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 डजन चेयर में कितनी चेयर होंगी, आप कहेंगे सर 12 चेयर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 डजन पेन में कितने पेन होंगे, 12 पेन होंगे। मतलब 1 डजन में सीधा सीधा 12 नंबर है। जो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है वही राइट में लग जाता है। मैंने आपसे पूछा 1 डजन बनाना में कितने बनानास होंगे, तो आप बोलेंगे 12 बनानास। ये ऐसे ही अप्लाई होता है। सेम वे में ये मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, उसमें कितने पार्टिकल होंगे, दैट विल हैव 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इस बात को समझिए, 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे, राइट। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितने एटम होंगे, आप कहेंगे सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, क्योंकि मैंने आपको 1 मोल हाइड्रोजन एटम दिया है। मैंने आपको 1 मोल हाइड्रोजन एटम दिया और आपसे पूछा कि बताइए कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यू हैव, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर दिस 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 6.023 होता है, लेकिन कैलकुलेशन में 6.02 से काम चल जाता है। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और देखिए अगर मैंने ये कहा 1 मोल ऑफ H2, मैंने आपको H2 दिया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, दिस इज एटम और दिस इज मॉलिक्यूल। तो 1 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर सेम रहेगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और यहां पर आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। सेम वे में इधर चेयर तो इधर चेयर, है ना, इधर पेन तो इधर पेन। तो अगर इधर मॉलिक्यूल है तो इधर भी क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें एटम कितने होंगे, तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको एवोगैड्रो नंबर लिख रहा हूं, इतने एटम। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम पर जाना है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर जाने के लिए आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, राइट। सेम वे में देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, तो आप कहेंगे सर n इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन तो इधर इलेक्ट्रॉन। और देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन, इसमें कितने आयन होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें Na आयंस होंगे, एवोगैड्रो नंबर्स आयंस होंगे, क्योंकि इधर भी इधर आयंस है तो इधर भी आयंस ही आएगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने एटम्स होंगे, तो एक आयन में 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन की और 1 नाइट्रोजन का। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। सेम वे में अगर मैं आपसे कहूं
1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो बेटा Na मॉलिक्यूल्स, जो लेफ्ट में है वही राइट में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एटम्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर का 3 और 4 ऑक्सीजन के 7, तो एटोमिसिटी इसकी 7 है, तो 7 इंटू Na एटम्स होंगे। दिस इज हाउ मोल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। इतनी बात आप समझिए। अभी मैं बैक वहीं पर अरेंज कर रहा हूं जहां पर हमने बैक स्लाइड में क्या निकाला था बच्चों? बैक स्लाइड में ये कि मास ऑफ वन एटम कितना है, ये। अब मैं लगाने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज हाउ मोल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, राइट। अब लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बाकी हम इसको क्वेश्चन से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब मैं मोल कॉन्सेप्ट लगाता हूं बच्चों। अभी हमारी लास्ट स्लाइड का कंक्लूजन ये था कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना था? 12 AMU, या हम ये कह सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो इतना ही आता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये कंक्लूजन था। अब मैं लगाता हूं मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम होंगे? आप कहेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। भाई 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे? बेटा इतने एटम्स होंगे, क्योंकि इधर एटम है तो इधर भी एटम्स आ जाएगा। और अब मैं पूछ रहा हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो आप कहेंगे सर एक एटम का तो मास ये है और इतने एटम का मास क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, राइट, है ना। और कितने एटम्स हैं? मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स हैं। एक एटम का मास ये, और एवोगैड्रो नंबर जो मोल में होता है, 1 मोल कंटेन दिस मच ऑफ पार्टिकल, तो इतने एटम का मास कितना होगा? दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 10 ही आएगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस 24, 10 की पावर 23, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, और 12 हमारे पास इधर बचा हुआ है, तो बेटा ये कट गया। 10 की पावर 1, 10 की पावर -1, तो कितने ग्राम आया? 12 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? 12 ग्राम। तो मतलब कार्बन को अगर जो प्योर फॉर्म में है, अगर आप डिजिटल बैलेंस पर जाकर 12 ग्राम वजन कर लेते हैं तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल, उसमें एक मोल बन जाएगा। और उसमें कितने पार्टिकल होंगे? उसमें कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? 12 ग्राम कार्बन को हैंडल करना आसान है, सिंगल एटम ऑफ कार्बन कैन नॉट बी हैंडल। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब अगर आप देखो तो क्या समझ में आ रहा है? अगर आप देखो तो क्या समझ में आ रहा है? एक बार नाइट्रोजन से और थोड़ा सा रिवाइव करते हैं ताकि चीजें समझ में आए। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, राइट, 14 होता है। तो इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो आप सीधा बोल देंगे कि सर इसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट प्रेजेंट है। मतलब जब भी आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 एटम, तो बेटा जो एटॉमिक मास है उसके आगे अगर आप AMU लगा दो, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है ये, तो ये होगा मास ऑफ 1 एटम, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल, अब मोल कॉन्सेप्ट लगाओ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर, तो आप कहेंगे कि इसमें है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में इतने एटम्स है, राइट। अब आप कहेंगे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर एक एटम का मास है 14 इंटू
एटॉमिक मास यूनिट को लिख देते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये तो वही कहानी हो गई बेटा, जितनी बार भी इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 10, दोबारा से कर लेते हैं, और बेटा ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या बचा, ये 14 बचा, तो आंसर क्या बचा बच्चों, 14 ग्राम। मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, समझिए, दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक एटम का मास बताओ, तो एटॉमिक मास यूनिट लगा दो उसके एटॉमिक मास के आगे, और अगर आपसे पूछा जाए एक मोल पार्टिकल का एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या करो बेटा, उसके आगे ग्राम लगा दो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या कहानी है, ऑक्सीजन बिल्कुल क्लियर होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8 और एटॉमिक मास होगा 16 होगा, तो मैं कह सकता हूं आई कैन इजीली से दैट 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप बोल दो 8 8 16 एटॉमिक मास यूनिट। और आपसे पूछा जाए कि भाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास, अरे इसको ग्राम में लिख दो, 16 ग्राम पर मोल, एक मोल का ही तो मास है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन अप्लाई करते चलेंगे बेटा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मान लीजिए मैंने 90 ग्राम वाटर आपको वजन करके दे दिया लेबोरेटरी में, आप बताइए कि इसमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अभी ट्रिक सिखाऊंगा, पहले कंसेप्ट सीखिए, हमेशा कंसेप्ट काम आएगा, ट्रिक सिर्फ टाइम मैनेज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई क्या करोगे, अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, जब मैं मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे तो अप्लाई होता है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सर आप कहेंगे Na मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब मैं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालूंगा, जिसको हम मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा बेटा, H2O, पीरियोडिक टेबल में 1 हाइड्रोजन का है 1 ग्राम, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम में, राइट। तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। बेटा वाटर का जो मोलर मास है, एक मोल पार्टिकल का मास है वो है 18 ग्राम। तो मतलब अगर 18 ग्राम वाटर वजन कर लिया जाए तो 1 मोल बनता है, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, जो एक मोल होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। यूनिटरी मेथड लगाइए, 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा 1 ग्राम में कितने होंगे, आप कहेंगे सर Na डिवाइडेड बाय 18। कितने में पूछा है, 90 ग्राम में कितने होंगे बेटा, 90 ग्राम में कितने होंगे, ऐसे तो लगता है यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई बाय कितना 90, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 5, आप बोलेंगे 5 Na मॉलिक्यूल्स हो गए, 5 Na मॉलिक्यूल, Na के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपसे पूछा गया है एटम भी बताओ, तो मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए आप क्या करोगे, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। भाई एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू Na एंड एटम्स, इतने एटम्स होंगे। लेकिन आप समझिए, इतनी बात समझ में आ गई, मैं दोबारा से बता रहा हूं,
मैंने मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर का जो मोलर मास होगा दैट इज 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 ग्राम में Na डिवाइडेड बाय 18, बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं लेकिन जरूरी है क्योंकि यहां से मैं एक फार्मूला बनाने वाला हूं, जितने भी फार्मूले हैं सब इस यूनिटरी सिंपलेस्ट मेथड के ओरिजिनेशन है। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na डिवाइडेड बाय 18, पूछा कितने में, 90 ग्राम में, 90 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। समझिए, जब मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया तो जो गिवन मास है वो ऊपर गया और जो मोलर मास है वो कहां आया, नीचे आया। बेटा जितनी बार भी यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे गिवन मास ऊपर जाएगा, जो क्वेश्चन में गिवन मास है वो ऊपर जाएगा और मोलर मास कहां आएगा, नीचे आएगा। यहां से एक फॉर्मूले का ओरिजिनेशन होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, सीधा गिवन मास, जो भी मास अगर आपको गिवन है, अगर आप उसको उसके मोलर मास, मॉलिक्यूल के मोलर मास से डिवाइड कर दें, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं गिवन मास दिस, मोलर मास दिस, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। जैसे यही कर सकते थे कि मैंने आपको कितना मास दिया, 90 ग्राम, 90 ग्राम मास दिया तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, 90 गिवन मास है और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, तो यहां पर कितने मोल्स हो गए बच्चों, 5 मोल्स। जब मैंने आपको 90 ग्राम वाटर दिया तो मैंने एक्चुअल में 5 मोल वाटर दिया। अब मोल कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आप बोलेंगे सर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है बात। तो 5 मोल में कितने होंगे, सिंपल 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एटम कितने होंगे सर, एटम कितने होंगे, अरे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए 3 into 5, मतलब 3 into 5 Na एटम्स, 15 Na एटम्स इज द आंसर। आप देखिए बेटा वही तो आ रहा है, तो ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था मेरे को। बोर्ड में अगर हो तो आप कर सकते हैं कि ऐसा हमने किया, अदरवाइज आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मास के टर्म्स में, किसी भी गिवन मास को उस मॉलिक्यूल के मोलर मास से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली बन जाते हैं और मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही परफेक्शन आएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपको 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, किंग ऑफ केमिकल्स, हाँ इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, बाद में बताऊंगा। तो मैंने आपको 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया, तो आपसे पूछा है कि इतने मास में बताइए कितने एटम्स होंगे और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। गिवन मास कितना, 98 ग्राम गिवन है, और बेटा H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, 1 into 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर 32 प्लस 16 into 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, 98 ग्राम पर मोल, फिक्स है 98 ग्राम पर मोल। ऊपर है ग्राम, ग्राम से क्या कट गया, ग्राम, तो ऑब्वियसली यहां से आप डेसिमल से सॉल्व करोगे तो 1/10 मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स, तो ये हो गया बेटा 0.1 मोल। अब कई दिमाग में बच्चों के ये जा रहा होगा कि सर इसको कैसे करें, कितने एटॉमिक मास याद रखें, कितने ना रखें। बेटा रटो मत, जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली लर्न होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद होता चला जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली याद होता चला जाएगा। अब आपको मैंने आपको जब मैंने 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया तो एक्चुअली कितना मोल दिया, 0.1 मोल दिया। अब आप मोल कॉन्सेप्ट लगाइए, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन, अभी मैंने आपको सिखाया कि इधर मॉलिक्यूल होगा तो इधर भी मॉलिक्यूल होगा, तो आप कहेंगे सर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो 0.1 में कितने होंगे, 0.1 में होंगे सर 0.1 Na मॉलिक्यूल्स।
आगे आंसर है ना, Na के टर्म्स में लिखा हुआ है, Na को आप एवोगैड्रो फॉर्म में करके सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको सॉल्व कीजिए, तो 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर कितना है 23। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/10, खत्म। ये 10 ऊपर चला गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, तो आंसर विल बी 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ऐसे सॉल्व करके लिख दो। और आपसे पूछा जाए कि एटम कितने होंगे, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, तो आपको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल में H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर का 3 और 4 ऑक्सीजन के। देयर आर 7 एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा इतने में, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल आसान है, सब हो जाएंगे, मास के टर्म्स में सब हो जाएंगे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। मैंने आपको 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया है ना। एक काम कर लेते हैं, इसके कई क्वेश्चन बना लेते हैं। 440 ग्राम ऑफ CO2, एक ये कर लेते हैं 630 ग्राम ऑफ HNO3। 3 क्वेश्चन बना लेते हैं। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो बेटा तीनों केस में मैंने मास दिया है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, और सेम पैटर्न में मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इस मास में बताइए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर एंड हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर। अब आपको क्या करना है बेटा, सीधा नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए के नंबर ऑफ मोल्स बताइए, गिवन मास कितना 1.7 ग्राम, और अमोनिया का मोलर मास कितना होगा बेटा, ये धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस 1 इंटू 3, दैट विल बी 17 ग्राम पर मोल। तो नीचे क्या कर दो 17 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया। अगेन मैंने आपको कितने मोल दिया 0.1 मोल। बिल्कुल सेम वे में कैलकुलेशन होगी जैसे हमने किया। 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप बोलेंगे सर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इतने मोल में कितने होंगे, 0.1 मोल में कितने होंगे, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। Na के फॉर्म में ही आंसर कर देते हैं, ठीक है। और एटम कितने होंगे बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 4, 3 हाइड्रोजन के एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 0.1 Na एटम्स। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से लिया बच्चों मैंने, बिल्कुल। अब हम यूनिटरी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यूनिटरी का जो ओरिजिनेशन है, जो देन है, वो ये फॉर्मूला है और इसी से हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं मास के टर्म्स में सिखा रहा हूं, वॉल्यूम के टर्म्स में बाद में सिखाऊंगा आगे, अभी पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और सेम नंबर के टर्म्स में भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, अभी सिर्फ मास की बात कर रहे हैं। सेम वे में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, CO2 के कितने होंगे, गिवन मास 440, और CO2 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन होता है 12 प्लस ये हो गया 32, याद रखो 44 ग्राम पर मोल। अरे ये याद हो जाएगा, जितना आप देखते जाएंगे याद हो जाएगा, राइट। अब गाड़ी लेके जाते हैं और या अपने बाइक या स्कूटी लेकर जाते हैं, तो गली मोहल्ले की जो रास्ते हैं खुद ब खुद याद हो जाते हैं, रटना थोड़ी ना पड़ता उन सब चीजों के लिए, बशर्ते कि आप करो, राइट, है ना। करोगे तो खुद ब खुद ये पेन पर आ जाएगा कि इतना ही होता है ना। रटना नहीं है कि सर कितना याद करें, मैं कहता हूं कुछ भी याद मत करो, बस क्वेश्चन करो। तो जब मैंने 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, तो बताइए कितने मोल दिया, ये कट गया। एक्चुअली में मैंने आपको 10 मोल ऑफ CO2 दिया है, राइट। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कहेंगे सर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि इधर मॉलिक्यूल है तो इधर भी मॉलिक्यूल आएगा। दिस इज हाउ मोल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। तो बेटा 10 मोल में कितने होंगे, सिंपल, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, ठीक है। और एटम कितने होंगे बेटा, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है,
तो 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 इंटू Na एटम्स, ये कहानी हो जाएगी। क्लियर हो गया है ना। अगले इसमें आइए, सेम वे में बेटा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास 630 और HNO3 का मोलर मास, आप कहेंगे सर HNO3 का कितना होता है? 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 3 48, बेटा ये होगा 63 ग्राम पर मोल। चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने वैल्यूज दी हैं। 63 काट दो, 10 मोल दिया है, राइट। फिर से मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 मोल ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आप कहेंगे सर Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। 10 मोल में कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 10 एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे। और एटम कितने होंगे? एटम आप कहेंगे सर HNO3 के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा नाइट्रोजन का, और 3 ऑक्सीजन के एटम है, मतलब 5 एटम है। तो आपको क्या करना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 Na एटम्स। सिंपल बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, इसको एक पार्ट बना देते हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम, ठीक है। सेकेंड 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अगेन ग्राम में, और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसा देख लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो सिखाया हुआ है, आप इसको बोल दीजिए 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको बोल दीजिए 14 एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम में लिखना है तो आगे वो एटॉमिक मास यूनिट की जो यूनिट है ग्राम में आ जाएगी, और यहां पर आप बोल देंगे 16 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इतना मैंने सिखाया हुआ है। लेकिन अगर एवोगैड्रो के नंबर के फॉर्म में अगर आंसर लिखा हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, एवोगैड्रो रिलेशन में अगर मास ऑफ 1 एटम लिखा हो तो कैसे करेंगे, वो तो क्लियर है ना। अब देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में मैं मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं, तो कैसे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम होंगे? आप कहेंगे सर Na एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम? Na एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना है? 12 ग्राम पर मोल, राइट। 12 ग्राम पर मोल पता है आपको। तो Na एटम का मास कितना है? ऐसे सोचो कि Na एटम ऑफ कार्बन हैज मास, कितना मास है बच्चों? 12 ग्राम पर मोल, राइट। और बेटा एक एटम का, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? यूनिटरी लगाओ बेटा, 12 बाय Na। भाई Na एटम का मास 12 ग्राम, तो एक एटम का किस में होगा? 12 बाय Na। मेरी बात समझ में आ रही है? Na के फॉर्म में, एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में, नो डाउट आएगा भाई, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन Na के फॉर्म में लिखा हो तो ऐसा लिखना है, ठीक है। तो क्या यहां से एक ट्रिक बन सकती है? क्या मास ऑफ 1 एटम Na के फॉर्म में पूछा जाए तो बेटा ऊपर लिखोगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, और नीचे क्या कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर। अरे अगर एटॉमिक मास यूनिट में पूछा जाए तो ठीक है, एवोगैड्रो के फॉर्म में पूछा जाए मास ऑफ 1 एटम तो क्या करोगे? तो फार्मूला बना कि नहीं बना? और किससे बना? अगेन यूनिटरी का ओरिजिनेशन है, यूनिटरी का ओरिजिनेशन है, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, सीधा। क्योंकि आप देखो इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप कहोगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम पर मोल, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम होते हैं? Na एटम होते हैं। Na एटम का मास 14 ग्राम। दोबारा से देख लो, सेम वे में आप मोल कॉन्सेप्ट लगाओ क्वेश्चन बी के लिए, करवा ही देता हूं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में ऑब्वियसली नाइट्रोजन एटम है, कितने एटम होंगे? Na एटम। दिस इज हाउ मोल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14 ग्राम पर मोल, पता है आपको। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हैज ए मास ऑफ, कितना मास है बेटा? 14 ग्राम, राइट। तो बेटा एक एटम का कितना होगा? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन हैज ए मास
14 डिवाइडेड बाय, सही कह रहा हूं, 14 डिवाइडेड बाय Na के फॉर्म में। तो बेटा ये सीधा ही तो आ गया। कभी भी आपसे इसमें पूछा जाए मास ऑफ वन एटम एवोगैड्रो के रिलेशन में, तो आप क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। सेम वे में आप कीजिए, मैंने आपसे पूछा कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन बताइए, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। अब ऑप्शन दिए होंगे बेटा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो आपको पता है सीधा सीधा, अगर Na के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन के एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय Na, सिंपल। मैंने बोला सल्फर के एक एटम का मास बताओ, तो आप बोलोगे 32 डिवाइडेड बाय Na। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, मास ऑफ वन एटम। क्लियर है बेटा, है ना। अब आइए नेक्स्ट पर, कैलकुलेट। अभी तक हमने एटम्स देखे थे, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मैंने कहा ना मोल कॉन्सेप्ट की मैं आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सभी स्टेप बाय स्टेप्स पूरे पैटर्न से इसको पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो स्मॉल कॉन्सेप्ट के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑप्शन है, क्वेश्चन है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन वन मोल नहीं, वन मॉलिक्यूल बेटा, वन मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सी कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट, ठीक है, निकालना है। एक और ले लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, चारों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस बार हमारे पास मॉलिक्यूल है, एटम्स नहीं है। 1 मोल ऑफ वाटर, जो बच्चों मैंने सिखाया, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। लग गया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है आप अच्छे से जानते हैं, 1 × 2 + 16, ये होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो 18 ग्राम वाटर अगर आप वजन कर लोगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एवोगैड्रो नंबर Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ए मास, कितना मास है आप बोलेंगे सर 18 ग्राम। तो बेटा यूनिटरी लगाओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ए मास, तो कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय Na। अरे यूनिटरी, सेम वे में जैसे हमने एटम के लिए किया। क्लियर। तो क्या आप यहां से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, एवोगैड्रो नंबर के रिस्पेक्ट में, ऑप्शन में नीचे दिया हो, तो आप सीधा यहां से ट्रिक बना सकते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखो, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पीछे था ग्राम एटॉमिक मास, वो एटम की बात हो रही थी, ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है बेटा। तो इस बार आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या आने वाला है, एवोगैड्रो नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर इन क्वेश्चंस में नीचे ऑप्शन एवोगैड्रो नंबर के फॉर्म में दिए हों तो सीधा सीधा आप कर दोगे कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे निकलेगा बेटा, आप कहोगे कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो अभी हमने निकाला था ये होता है 98 ग्राम पर मोल और डिवाइडेड बाय Na। आगे इधर आ जाओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो आप कहोगे सर 63 ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास Na के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे बेटा, है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो 32 डिवाइडेड बाय, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है, हर एस्पेक्ट देखना है मोल कॉन्सेप्ट का, तभी तो कैलकुलेशन हो पाएंगी। AMU समझाया मैंने आपको, फिर ग्राम पर मोल निकालना सिखाया, ठीक है, और फिर मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले दिए, मास ऑफ वन एटम Na के रिस्पेक्ट में ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na,
और मॉलिक्यूल हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na करना है आपको। बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का ही खेल है बच्चों। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम आयन ऑफ N3 माइनस आयन। अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको 1 ग्राम N3 माइनस आयन दिया है, 1 ग्राम आयन, सॉरी 1 ग्राम नहीं दिया, सॉरी 1 ग्राम आयन। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, दिमाग मत लगाइए। ग्राम एटम कहीं लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो या ग्राम आयन लिखा हो, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड वर्ड फॉर मोल। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये मोल है। ये एटम्स के लिए लिखा जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा जाएगा और ये आयंस के लिए लिखा जाएगा। मतलब आयंस के लिए अगर मैं जितने ग्राम आयन बोल दूं उतने मोल हो जाएगा, सिंपल। मतलब यहां पर मैंने कहा 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन आपके समझते, आयन के लिए अगर मैं 1 ग्राम आयन लिख रहा हूं तो ग्राम आयन का मतलब ही क्या है बेटा, मोल। तो मैंने कितने मोल दिया, 1 मोल दिया, राइट। तो 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयंस में आपको क्या काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। 1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन में कितने आयंस होंगे, तो आप कहेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आयंस, इतने आयंस होंगे। ठीक है, 1 मोल ही तो है। और मान लो यहां कुछ और दिया होता, मान लीजिए यहां पर 10 दिया होता या 5 दिया होता, तो ऑब्वियसली यहां पर उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते। क्लियर, क्योंकि दिया ही 1 मोल है तो मोल कॉन्सेप्ट लग गया कि 1 मोल में हमारे पास इतने आयंस हैं, राइट। अब ये देखो कि एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 N3 माइनस आयन, एक आयन में, एक पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस, और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है क्योंकि 3 माइनस का चार्ज है। तो पूरा टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों इस पर, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस सिस्टम में। एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 तो नाइट्रोजन के हैं और 3 माइनस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है। एनायन कब बनता है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इतने आयंस में कितने होंगे, मतलब 1 आयन हैज, 1 आयन ऑफ N3 माइनस हैज कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल में कितने होंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस सिस्टम के अंदर। अच्छा क्वेश्चन, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड वर्ड फॉर मोल। ठीक है, उतने ही मोल कर दो, जितने ग्राम एटम उतने, लेकिन याद रखना ये एटम्स के लिए, दिस इज फॉर मॉलिक्यूल एंड दिस इज फॉर आयन। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको कि O लिखा हो तो एटम है और O2 लिखा हो तो बच्चों मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों 12th तक ये कॉन्सेप्ट काम आता है। कहता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ये बताइए, है ना। चलिए बताते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले अप्लाई करो मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, सिंपल। आप कहेंगे सर 6.023, 3 मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.023 इंटू, वैसे कैलकुलेशन में बेटा 6 से ही हो जाती है कैलकुलेशन, क्योंकि 6 के आगे पॉइंट 0 है ना। तो आप कहे कि सर 3 नहीं लिखा, 2 के बाद 3 नहीं लिखा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 6 से ही हो जाती है कैलकुलेशन। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो सर आप कहेंगे इस पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो बताइए इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो आप कहेंगे कि टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा,
ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक मोल में है कितने? 6.02 इंटू 10⁻23, राइट? आंसर कूलम में आने वाला। बेटा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 96,500 कूलम आ जाता है। 96,500 कूलम, यही लेना है आपको। 96,487 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 12th तक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है दैट इज टू बी टेकन एज 96,500 कूलम। इसी को 1 फेराडे बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 1 फेराडे। तो आपसे पूछा जाए 1 फेराडे क्या है? 1 फेराडे इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए क्या कह रहा है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस अब 12th में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको ये मत समझिए कि यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। कहता है कि हम अगर सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, NaCl डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर में, और करंट पास कर देंगे। एक तरफ प्लस बनाएंगे, एक तरफ माइनस बनाएंगे। तो जो कैटायन होगा, कैटायन कहां जाता है बेटा? कैटायन माइनस की तरफ अप्रोच करेगा। जहां कैटायन अप्रोच करता है वो कैथोड होता है। जो एनायन होगा आपका, एनायन सिस्टम में जो एनायन होगा, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, वो कहां अप्रोच करेगा? पॉजिटिव रोड की तरफ। तो जहां एनायन अप्रोच करता है वो एनोड होता है। याद रखो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई है ना? अब देखिए अगर Na प्लस और Cl माइनस जो यहां पर आयंस होंगे, तो Na प्लस, क्योंकि Na प्लस का क्वेश्चन है, तो बेटा कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है? कैथोड लिखा हुआ है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड में ये बताइए कि 230 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करना है कैथोड पर। बताइए इसमें कितना चार्ज लगेगा? देखिए तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर रिएक्शन होगी कि Na प्लस जो कैटायन है दैट विल अप्रोच, और वहां पर वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज लेगा और सोडियम डिपॉजिट कर देगा। मतलब कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। क्या मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूं? 1 मोल ऑफ सोडियम आयन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू गेट 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड। कर सकता हूं ऑब्वियसली। बताओ बच्चों, 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। मतलब अगर मैं ये कहूं कि फिक्स है सोडियम के लिए कि 23 ग्राम सोडियम को कैथोड पर डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये यूनिवेलेंट है, यूनि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ऐसा ही होगा हमेशा। तो बेटा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कितने फेराडे? कितने फेराडे? 1 फेराडे। 1 फेराडे कितना डिपॉजिट करता है? 23 ग्राम। 23 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अभी आपने देखा किसके इक्वल होता है? 1 फेराडे, या कूलम में लिखेंगे तो किसके इक्वल होता है? इतना चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 23 ग्राम के लिए थोड़ी ना पूछा है, कितने के लिए पूछा है? तो इसके मोल्स निकालो सबसे पहले। गिवन मास 230, मोलर मास कितना? एक्चुअल में 10 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा वो पूछ रहा है। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए कितने फेराडे? 1 फेराडे। तो 10 मोल के लिए, मतलब 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फेराडे। तो बेटा 10 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे लगे? 10 फेराडे। और कूलाम में लिखना हो तो एक जीरो बढ़ा दो, 96,500 मल्टीप्लाई बाय 10,
मतलब एक जीरो बढ़ा दिया, इतने गुलाम होंगे। आई थिंक क्लियर। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर मेटल डिपॉजिट कर रहा हो, है ना, जहां पर मेटल डिपॉजिट कर रहा हो, तो जितना उस पर चार्ज उतने फेराडे बोल दो एक मोल के लिए। जैसे बेटा कॉपर, देखो कॉपर क्या होता है, डाइवेलेंट। इसको अगर कैथोड पर रिएक्शन करनी है, ये सारी रिएक्शन बेटा मैं कैथोड पर लिख रहा हूं, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर, राइट। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 मोल कॉपर आयन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू गेट 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे, अरे जितना चार्ज उतना फेराडे, सिंपल, 2 फेराडे। मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई, सिंपल, इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, मान लीजिए एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम तो ट्राई पॉजिटिव होता है, तो उसकी तो नेट रिएक्शन यही बनेगी, है ना। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि 3 फेराडे कितना मोल डिपॉजिट कर रहा है, 1 मोल। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम को कैथोड में डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कितने फेराडे लगेंगे, सिंपल, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये किस पर बेस्ड है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है। मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, आप कहेंगे सर मैग्नीशियम तो डाइवेलेंट होता है, यस, ये लो, तो 1 मोल मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फेराडे, 2 फेराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है मेरी बात? इलेक्ट्रोलिसिस की ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आसानी से होते। ठीक है, चलिए, ये था बच्चों मास के टर्म्स में। किसके टर्म्स में था, मास के टर्म्स में। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में पहले बात को समझते हैं बेटा। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में या तो कोई मास गिवन होगा क्वेश्चन में, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में मास गिवन था। उस केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन में या तो मास होगा या क्या हो सकता है बेटा, वॉल्यूम। बेटा किसी का वॉल्यूम दिया हो सकता है, इस केस में आपके पास कोई गैस होनी चाहिए, मस्ट है, आपके पास कोई गैस होनी चाहिए, उस गैस का वॉल्यूम दिया होना चाहिए। मैं सिखाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, अभी तक मैंने ये नहीं सिखाया, अभी तक मैंने सिर्फ आपको मास से सिखाया, वॉल्यूम और नंबर बाकी है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम के केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, मोलर वॉल्यूम से। मैं सिखाऊंगा अभी कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। जैसे यहां मोलर मास से डिवाइड करते हैं वैसे वहां मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रखना ये दोनों ही एसटीपी के होने चाहिए, गैस होनी चाहिए और एसटीपी लिखा होना चाहिए, जो वॉल्यूम गिवन है वो एसटीपी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अदरवाइज नहीं कर सकते आप, आपको एसटीपी का वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। और ये तो एसटीपी का होता ही है, मैं सिखाऊंगा बेटा, सब सिखाऊंगा। या कोई नंबर होना चाहिए, देखो क्वेश्चन में या तो कोई मास होगा, पहचानेंगे बिल्कुल आसान करने के लिए, या कोई वॉल्यूम होगा या कोई नंबर होगा। नंबर जैसे मैं ये कह दूं कि मैंने आपको 100 मॉलिक्यूल दे दिए CO2 के, अब बताओ ये तो कोई मास भी नहीं है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये एक नंबर है बेटा। तो जब भी आपको कोई नंबर दे दिया जाए तो किसी भी नंबर को कंसेप्ट में अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं, सिंपल। अरे मान लो डजन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, तो डजन के कॉन्सेप्ट में सपोज करो इसको समझना है तो केले की रेडी पर चले जाते हैं, केले की रेडी पर डजन का कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा अप्लाई होता है। एक बंदा आया कहता है 120 केले दे दो, तो नंबर मांग रहा बेटा 120 नंबर। अब वो कितने डजन कैसे बनाएगा कि कितने डजन हो गए 120 में, डजन के कॉन्सेप्ट में अगर किसी भी नंबर को 12 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ डजन आ जाते हैं। भाई 120 को 12 से डिवाइड कर दो तो 10 डजन हो गए। मैंने बोला 1200 केले दे दो, तो 1200 डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डजन के कॉन्सेप्ट में किसी भी नंबर को अगर 12 से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ डजन्स बन जाते हैं। सेम वे में फर्क ही क्या है, सेम वे में यहां पर कोई भी नंबर दिया हो, मैंने कहा 1000 इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में, 1000 इलेक्ट्रॉन को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, सिंपल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। अब दूसरा पार्ट इसका है वॉल्यूम के टर्म्स में।
बेटा क्या कहता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर या 22,400 ml, या लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया, या 22,400 सीसी, या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक बात समझ में आ रही होगी, 1 ml इज इक्वल टू 1 सीसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, सब बराबर ही है, 22,400। क्लियर? जो क्वेश्चन में होगा वही हम यूनिट ले लेंगे। मतलब किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी कंडीशंस पर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आप कहेंगे कि सर एसटीपी कंडीशंस क्या है? ये है कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर लेना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में यूज करोगे तो ये हो जाता है 273.15 केल्विन। 273 केल्विन लो कैलकुलेशन में, है ना? वैसे एक्यूरेटली यही है, राइट? और प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा बेटा 1 एटीएम। ठीक है, 1 एटीएम 1 बार एग्जैक्टली बराबर नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ा फर्क आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है, वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपने ये देखना है, राइट? तो अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम, ऐसा कर लेते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स present in 10 liter of N2 gas at STP। देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या है। अब मैंने आपको एक वॉल्यूम दे दिया। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको पिछले क्वेश्चंस में मास गिवन था, इस बार आपको एक वॉल्यूम गिवन है। साथ साथ इमीडिएटली चेक करना है वॉल्यूम बेटा गैस का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं वाटर लिख दूं, लेकिन वाटर लिक्विड फेज में हो तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर वाटर लिक्विड फेज में है तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। वाटर किस में होना चाहिए बेटा? गैसियस स्टेट में। मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो कॉन्सेप्ट है, जब आप वॉल्यूम का लगाते हो तो सबसे पहले कोई गैस प्रेजेंट होनी चाहिए। यस, देयर इज गैस प्रेजेंट, और ये जो वॉल्यूम है ये एसटीपी का होना चाहिए, इस कंडीशंस का होना चाहिए। क्लियर? नहीं है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, आई विल टेल यू लेटर, है ना? उस बात की बात है। उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा? ये जो फॉर्मूला है ये यूनिटरी का ही ओरिजिनेशन है, जैसे हमने वहां किया। मैं यूनिटरी लगाऊंगा तो बिल्कुल वही आएगा, हम नहीं करने वाले बच्चों वाली चीजें, है ना? यूनिटरी का ओरिजिनेशन है, देखना है। अरे छोड़ो, ठीक है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। चलो ये लो, 1 मोल ऑफ गैस N2 गैस एट STP कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? N मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 लीटर में कितने होंगे? मैं इस साइड कर रहा हूं बेटा, 1 लीटर में कितने होंगे? 22.4। और कितने में पूछा है? 10 लीटर। 10 लीटर में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। और जब मैं यूनिटरी अप्लाई करूंगा तो गिवन वॉल्यूम ऊपर जाएगा और मोलर वॉल्यूम कहां आएगा बेटा? नीचे। यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, है ना? तो आप सीधे सीधे क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। इतने मोल्स हैं आपके पास। अब आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। 1 मोल ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? आप बोलेंगे सर Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इतने मोल में कितने होंगे? 10 डिवाइडेड बाय 22.4 में कितने होंगे बेटा? इससे मल्टीप्लाई कर दो, Na मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 22.4, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। आप कहेंगे सर एटम्स भी बताओ। तो मॉलिक्यूल से एटम जाने के लिए N2 की एटोमिसिटी कितनी है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 22.4, इतने एटम्स होंगे। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ कंसेप्ट से Na के फॉर्म में आंसर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है सिंपल। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ atoms
and molecules present in 1.8 ml of liquid water। ये लो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन। मैंने अभी सिखाया आपको कि सबसे पहले देखना है कि मास गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है। तो देखो एक वॉल्यूम गिवन है, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने उसके बाद कहा कि गैस होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या दिया आपको? लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर का 1.8 ml दे दिया और एसटीपी तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपको लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम दिया है तो अगेन आपको मास में ही आना पड़ेगा, मास में आना पड़ेगा। यहां पर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, इस वॉल्यूम में गलती ना करें। तो बेटा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम यही होता है। तो बेटा मास कैसे बनेगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है? मास के। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है? मास। याद रखिए 1 ग्राम पर ml की डेंसिटी होती है, स्टैंडर्ड डेंसिटी है वाटर की, राइट? तो मास किसके इक्वल आ जाता है? वॉल्यूम के। तो मतलब इस ml को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.8 ml मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी? 1, तो ये कितना बन जाएगा? 1.8 ग्राम। आपने मास में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से सिंपल है, मोल्स निकाल लीजिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 0.1 मोल। बेटा इसके बाद की क्वेश्चन आप कर लोगे खुद ब खुद। क्लियर है ये बात? 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे लिक्विड के? Na। 0.1 में कितने होंगे? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। और एटम कितने होंगे बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसके आगे मैं नहीं करने वाला, बार बार कर चुका हूं ये चीज। मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि अगर यहां पर गैस नहीं हो, इफ यू डोंट हैव गैस, तो आपको इस वॉल्यूम को अगेन मास में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेंसिटी चाहिए, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट the volume occupied by 100 molecules of CO2 gas at STP। ये देखिए कहता है कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 गैस के, वो STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? तो बेटा इस केस में एक नंबर दे दिया है। मैंने आपको बताया मोल कांस्टेंट में 3 ही चीजें होंगी, या तो मास होगा, या वॉल्यूम होगा, या कोई नंबर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा? अगर किसी भी नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो सीधे सीधे मोल्स आ जाते हैं। सीधे सीधे क्या आ जाते हैं? मोल्स आ जाते हैं। तो मोल्स कैसे बनेंगे? आपको 100 पार्टिकल दिया और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपके मोल्स बन गए, राइट? फिर आप कंसेप्ट लगाओ, 1 मोल ऑफ CO2 एट STP, वो कितना ऑक्यूपाई करता है? फिक्स है 22.4 लीटर। और इतने मोल 100 डिवाइडेड बाय Na मोल ऑफ CO2 कितना ऑक्यूपाई करेंगे? बेटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लीटर में लिया है तो आंसर किस में आएगा? लीटर में। इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? जब भी कोई नंबर दिया हो उसको एवोगैड्रो नंबर से क्लियर कर डिवाइड करके मोल्स बना लो। मास में यूज करना है मास में यूज कर लो, वॉल्यूम में यूज करना है वॉल्यूम में यूज कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन 1 ml ऑफ मीथेन गैस एट STP, 1 cc ऑफ N2 गैस एट STP। तीसरा क्वेश्चन है बेटा 1 क्यूबिक सेंटर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस एट STP। एक और ले लेते हैं 1 ml ऑफ CO2 गैस एट STP। क्या निकालना है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, कितने में? 1 ml, ये तो वॉल्यूम है, 1 cc, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है।
तो मैंने कहा जब वॉल्यूम दिया हो तो आप साथ में चेक कीजिए क्या कोई गैस है, कंफर्म करना पड़ेगा, यस गैस भी है, और क्या एसटीपी की कंडीशंस लिखी हुई, यस, मतलब ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है एसटीपी का दिया हुआ है, सेम वॉल्यूम दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में गैस दिया हुआ है, एसटीपी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी करेंगे हम। वॉल्यूम दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, एसटीपी दिया हुआ है, यस, ये भी करेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, गैस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एसटीपी। और जब आपकी ये चीजें कंफर्म हो जाए तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर ये तीन चीजें कंफर्म हो तो वो वॉल्यूम जो एसटीपी का गिवन है किसी गैस का, उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो 1 ml तो गिवन वॉल्यूम है, और ml में अगर देखा जाए तो कितना होगा, 22,400 ml, कट गया। तो मोल्स कितने हो गए बेटा, 1/22,400, इतने मोल्स हो गए, राइट। पहले वाले क्वेश्चन में मोल्स कितने बने, 1/22,400, राइट। अब आप लगाओ कि एक मोल में मीथेन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल। तो बेटा इतने मोल में कितने होंगे, 1/22,400 मोल में कितने होंगे बेटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, Na डिवाइडेड बाय 22,400 मॉलिक्यूल्स होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। दूसरे में देखो, दूसरे में भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 1 cc, और मोलर वॉल्यूम सीसी में कितना होता है, सेम है 22,400। अरे ये तो मोल सेम आ गए, यहां पर भी मोल्स क्या हो गए, सेम हो गए, यहां पर भी मोल सेम हो गए। मोल सेम हो गए तो पार्टिकल सेम हो जाएंगे, यहां पर भी यही आंसर आएगा, सेम। जबकि गैस अलग है, यहां मीथेन है और यहां पर N2 है। तो क्या आपको एक बात समझा पा रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब जो बराबर ही होते हैं इन एनी गैस एट एसटीपी इज ए कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट आएगा। कैसे आएगा जरा देखो, अरे जब नंबर ऑफ मोल इसमें सेम आ गए तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, सेम आएंगे, Na डिवाइडेड बाय 22,400 मॉलिक्यूल। इसमें चेक करो बेटा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो, थर्ड में सेम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, सेम। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, Na डिवाइडेड बाय 22,400। तीसरे में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स अलग हो सकते हैं क्योंकि इसकी एटोमिसिटी 5 है, 4 हाइड्रोजन के एटम, 5वां कार्बन का एटम। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे तो आप कहेंगे कि सर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो एटम निकालने के लिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब नंबर ऑफ एटम्स अलग हो सकते हैं बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कांस्टेंट आ रहा है। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज ए कांस्टेंट नंबर, और इसी नंबर को बच्चों बोलते हैं लॉ-श्मिट नंबर। लॉ-श्मिट नंबर आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों पीवाईक्यू में, जेईई मेंस वगैरह में, जेईई मेंस में, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, लॉ-श्मिट नंबर। ठीक है बेटा, फोर्थ में भी सेम देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा 1 ml, यस 22,400, इतने मोल्स हो गए, और इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, सेम होंगे। क्या आपको यहां से एक बात समझ में आ रही है, मैं यहां से कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट है ये कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब जो बराबर ही होते हैं इन एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन इज ए कांस्टेंट नंबर कॉल्ड लॉ-श्मिट नंबर। लॉ-श्मिट नंबर है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी Na डिवाइडेड बाय 22,400। सॉल्व कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है। समझा पाया मैं, आसान तो है। तो अगर आपको ये कनेक्ट हो रहा है क्वेश्चंस के साथ, मैंने काफी क्वेश्चन कराए बच्चों हर तरीके, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन जिस तरह से मैंने बताया है आपको, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट सिखाऊंगा, फिर दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे बाय यूजिंग एन फैक्टर, तभी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो पाएगी।
आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या और हम कर क्या रहे हैं, तो ये आसान नहीं होगा, आपके न्यूमेरिकल्स हमेशा अटकेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।